नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने एपी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन सबको सीख लिया था। हमने सीखा कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी टर्म्स एपी हैं, कौन सी एपी नहीं हैं, सीरीज क्या होते हैं एंड एपी का फॉर्मूला कैसे काम करता है। आज हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर हम जानेंगे कैसे क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या डिफिकल्टीज उनको सॉल्व करते वक्त आती हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, आप क्वेश्चन को देखिए और फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें बताना है कि कौन सी गिवन कंडीशन एपी फॉर्म करती है और कौन सी गिवन कंडीशन एपी फॉर्म नहीं करती है। तो इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया, क्या कहा गया इसमें कि एक टैक्सी वाला है जो अपनी टैक्सी के किराए को दो तरीके से चार्ज करता है। मान लो आपके पास ये हमारी सड़क हो गई, ये हमारी कुछ टैक्सी टाइप बना लेते हैं हम, ऐसी कुछ टैक्सी है, जैसी भी है देख लो तुम। तो ये टैक्सी रोड के ऊपर रन कर रही है हमारी। अब इस टैक्सी के लिए दो तरीके के चार्जेस वो टेक कर रहा है, मतलब चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। एक तो है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना चार्ज कर रहा है, क्वेश्चन पे लिखा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्जेस हैं 15 रुपए, यानी कि ₹15 वो चार्ज करता है पहले किलोमीटर के लिए। और इसके बाद अगर कोई इंसान और आगे जाना चाहे तो हर किलोमीटर के लिए ₹8 उसे पे करने पड़ेंगे। फॉर ईच नेक्स्ट किलोमीटर चार्जेस कितने हैं, ₹8 है, मे बी चेक कर लेते हैं। यस राइट, यहाँ पे चार्जेस कितने लग रहे हैं, 8 रुपए लग रहे हैं। अब देखो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए हैं, फिर उसके बाद 8 रुपए एडिशनली हर बार जुड़ते जाएंगे। मतलब ये लगाओ अगर कोई इंसान 5 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। देखो 15 रुपए तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स है, 1 किलोमीटर के लिए, प्लस अब कितने किलोमीटर गया है टोटल 5, तो 1 किलोमीटर के तो 15 फिक्स हो गए, बचे कितने 4 किलोमीटर। अब हर किलोमीटर के लिए कितने एडिशनली ले रहा है 8 रुपए, तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 15 प्लस 32, दैट इज 7 and 1 4 ₹47 उसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन हमसे यहाँ पे ये नहीं पूछा कि वो कितने पे करेगा कितने नहीं पे करेगा, हमसे ये पूछा कि क्या ये एपी फॉर्म करता है। तो देखते हैं कैसे एपी बनेगी। यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्जेस कितने हुए 15 रुपए। अब कोई इंसान 2 किलोमीटर जाएगा, चार्जेस कितने पे करेगा 15 प्लस 8 रुपीज। कोई इंसान 3 किलोमीटर जाएगा तो चार्जेस कितने पे करेगा 15 प्लस 8 प्लस 8, क्योंकि सेकंड किलोमीटर के लिए इतना था, ठीक है। और इसमें 8 रुपए और एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं क्योंकि थर्ड किलोमीटर के लिए जा रहा है। अब ऐसे ही फोर्थ किलोमीटर जाएगा तो कितने पे करेगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है और फिर चेक करते हैं कि क्या ये एपी बनती है या फिर नहीं बनती है। देखो इसमें जैसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने चार्जेस हो गए 15 रुपए, सेकंड के लिए 23, थर्ड के लिए 31, फोर्थ के लिए 39। इस तरीके से ये चार्जेस बढ़ते जाएंगे पर किलोमीटर के हिसाब से। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे डिफरेंस कितने का आया +8, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है +8। क्यों, क्योंकि हर बार 8 रुपए एक्स्ट्रा ही तो चार्ज कर रहे हैं वो। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हर बार कितने रुपए चार्ज कर रहा है एक्स्ट्रा, 8 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है दिस इक्वेशन या दिस गिवन कंडीशन फॉर्म्स एन एपी। ये क्या बनाती है, एक एपी का फॉर्मेट बनाती है। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में देखेंगे एक बार क्या गिवन है, इसको रब कर लेते हैं।
सेकंड पार्ट को एक बार देखते हैं क्या लिखा है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब क्या, आपके पास कोई सिलेंड्रिकल टैंक है और इस सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर भरी है एयर लगा लो या गैस लगा लो, कुछ भी भरी है, और ये इसके ऊपर लगा हुआ है एक पंप। ये पंप का फंक्शन क्या है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर हर बार हटाएगा। मतलब 1/4 ऑफ द एयर रिमूव्ड, हर बार इतनी एयर वो रिमूव कर देगा। फॉर इंस्टेंट हम मान लेते हैं इसके अंदर थी 64 kg एयर, कितनी भी ले सकते हैं। 64 क्यों लिया, क्योंकि 64 किसका मल्टीपल होता है, 4 का मल्टीपल होता है। जो फर्स्ट टाइम पे एयर रिमूव करेगा वो कितनी करेगा, 64 का 1/4। कैंसिल आउट करो, कितने पे कटेगा, 16 kg। तो 16 kg एयर क्या हो जाएगी, रिमूव्ड। मतलब ये कि शुरुआत में हमारे पास कितनी एयर थी, 64 kg। अब 64 से रिड्यूस होके कितनी रह जाएगी, कितनी रिड्यूस हो जाएगी, 16 kg रिड्यूस हो जाएगी। तो इसमें से 16 kg रिड्यूस करेंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 1 गया 4, 48 kg बचेगी। कितनी एयर रिमेनिंग है, 48। अब इसमें से भी फिर 1/4 रिमूव करेगा वो, क्योंकि ये प्रोसेस तो कॉन्टिन्यूसली चलने वाला है। पहले इसमें रिमूव किया, फिर इसमें ऐसे लास्ट तक चलेगा। ये प्रोसेस कब तक चलने वाला है, जब तक कि एयर बिल्कुल भी खाली ना हो जाए। तो अगेन 48 का 1/4 रिमूव हो जाएगा, कितने पे जाएगा, 12 पे। तो यहाँ पे 12 kg एयर रिमूव्ड। अब 48 में से 12 जाएगा तो कितने kg बचेगी, देखो माइनस करो, यहाँ पे बचेगा 36 kg। फिर 36 का 1/4 रिमूव करेगा, कितने पे जाएगा, 9 पे। तो 9 kg एयर रिमूव्ड। इस बार 9 kg एयर रिमूव कर दी। जब 9 kg रिमूव करेगा तो कितना बचेगा, 36 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 27 kg। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा और ये तब तक चलेगा जब तक कि बिल्कुल जीरो ना हो जाए। हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी फॉर्म हो रही है या नहीं। देखो 64 से 48 पे गए तो डिफरेंस कितने का आया हमारे पास डिफरेंस आया था 16 kg का, राइट। अब यहां से यहां गए तो डिफरेंस आया था 12 kg, यहां से यहां गए तो डिफरेंस आया 9 kg। तो क्या डिफरेंस इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब डिफरेंस इक्वल ही नहीं आ रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो एपी है। तो हम बोलेंगे कि दिस गिवन कंडीशन डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। मतलब ये जो कंडीशन हमें गिवन थी ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम देखेंगे क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है एक बार डिस्प्ले पे देख लो। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 of the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। मतलब ये कि मान लो ये हमारी जमीन है, राइट। इससे नीचे जब हम गड्ढा खोदेंगे, वेल का मतलब होता है कुआं, हमने कुआं खोद दिया, ठीक है। अब जब ये कुआं खोदना शुरू करेगा तो वो कहता है कि जो फर्स्ट मीटर के लिए खुदाई होगी, यानी कि यहां तक फर्स्ट मीटर, फिर सेकंड मीटर, थर्ड मीटर एंड सो ऑन, ये नीचे तक जाएगा। तो जो पहला मीटर वो कुएं को खोदा जाएगा तो उसकी कॉस्ट है वो है ₹150। कितनी कॉस्ट है, ₹150। तो फर्स्ट मीटर की कॉस्ट हो गई ₹150। उसके बाद कोई इंसान 2 मीटर खोद रहा है तो एक्स्ट्रा 1 मीटर जो खोदेगा
या एक्स्ट्रा 1 मीटर जो डिगिंग की जाएगी उसकी कॉस्ट रहेगी ₹50। फिर थर्ड की भी ₹50 एंड ये 50 हर बार बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो आप देखेंगे अगर 1 मीटर के लिए डिगिंग की गई तो कॉस्ट आई 150, 2 मीटर के लिए करेगा तो कॉस्ट आएगी 150 प्लस 50, 3 मीटर करेगा तो कॉस्ट आएगी 150 प्लस 50 प्लस 50 एंड सो ऑन। ये देखा हमने क्या कि पहले मीटर के लिए कॉस्ट आई 150, सेकंड के लिए आएगी 200, थर्ड के लिए आएगी 250, ऐसे ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी, राइट। जब आप लोगों को एक चीज कॉमन अलग से नजर आनी शुरू हो जाए, दैट इज क्या, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने कितने का इंक्रीज हो रहा है, 50-50 से इंक्रीज हो रहा है। और जब इक्वल डिस्टेंस पे या इक्वल डिफरेंस पे कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो हमारी एपी बन जाती है। तो इसलिए हम बोलेंगे दिस फॉर्म्स एन एपी, दिस फॉर्म्स एन एपी। ये क्या बना रही है, एक एपी फॉर्म कर रही है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 4 की तरफ हम चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जैसे ही ये चैप्टर पूरा होगा आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी, जहां से आपको इजीली सभी क्वेश्चंस के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते हैं सबके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है एक बार चेक करते हैं, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। देखिएगा दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है पहली क्लासेस में। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ओनली इंटरेस्ट, ठीक है, ओनली इंटरेस्ट होता है ये। मतलब ये कि आपने जो अमाउंट मान लिया किसी से उधार लिया या किसी को अमाउंट दिया, सिर्फ उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है, तो हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब आपने कोई अमाउंट दिया और उस अमाउंट के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, तब बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब ये कि मान लो आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, 2 महीने के लिए ले लिए। पहले महीने के लिए आपका इंटरेस्ट बन गया 10 रुपए, तो जब सेकेंड मंथ आएगा तो वो 100 रुपए का 10 रुपीज तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। वो जो 10 रुपीज इंटरेस्ट बना था उस पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इस तरीके से ये कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है। अब हमें अमाउंट कितना दिया गया है, 10,000 रुपीज है ना। 10,000 रुपीज पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 8% पर एनम। 8% पर एनम, पर एनम का मतलब है वार्षिक, यानी कि साल में सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट लगेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए जब आप निकालेंगे तो इंटरेस्ट क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल इनटू 1 + R/100 रेज टू पावर टाइम। ये आ जाता है हमारा बेसिकली हमारा प्रिंसिपल मिलता है यहाँ से हमें। प्रिंसिपल के ऊपर हम जब इंटरेस्ट लगाते हैं तो हमारा बन जाता है अमाउंट, दैट इज यहाँ पे मिल जाएगा हमें अमाउंट। अमाउंट क्या बनेगा हमारा, प्रिंसिपल के अंदर जब इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं हम, ठीक है, राइट। अगर इसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, अगर इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो हमें मिल जाता है सिर्फ इंटरेस्ट, लेकिन अगर ये माइनस नहीं किया तो हमें मिलता है अमाउंट, यानी कि जो हमें टोटल रुपए देने होते हैं। एक तो वो पैसा जो हमने उधार लिया, एक वो पैसा जो उधार लेने के ऊपर ब्याज बना, यानी कि इंटरेस्ट जो लगा वो चीज, तो वो बन जाता है हमारा अमाउंट। तो यहाँ पे हमें अमाउंट निकालना है तो देख लेते हैं एक बार, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखते हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल 10,000 रुपीज इनटू में 1 + 8/100 रेज टू पावर 1। इसे सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 4 से कटेगा, 4 2 जा, ये कटेगा 25 पे, तो ये आ जाएगा 10,000
इंटू 25 1 ज़ा 25 इंटू 27/25 काटो 25 4 ज़ा 400 इंटू 27 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0 0 4 7 ज़ा 28 4 2 ज़ा 8 इंटू 10,800। यानी कि हमने किसी से पैसे लिए 10,000 रुपये, एक साल के बाद हमें कितने पे करने पड़ेंगे? 10,800 रुपये। ऐसे ही जब आप सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा? 10,000 इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर, इस बार 2 हो जाएगी पावर। 2 क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने 2 साल के लिए लिया है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करने चलोगे तो कितना मिलेगा? अगेन ये 27/25 बनेगा, तो इसको 2 बार लिख लो या 2 टाइम लिख लो। काटो यहाँ से 25 4 ज़ा 100 400 25 1 ज़ा 25, यहाँ से बचेगा हमारे पास 15 25 6 ज़ा 150। ऊपर हो जाएगा 16 इंटू 27 का स्क्वायर होता है 729, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 9 ज़ा 144 14 कैरी 16 2 ज़ा 32 and 10 42 and 4 46 6 4 carry 16 7 ज़ा 112 and 4 116, यानी कि 11,664। ये हमारा आ गया 2 साल के लिए। अब आप एक चीज नोट करना, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए कितना पैसा आया था? 10,800। सेकेंड ईयर के लिए कितना हो गया? 11,664। यहाँ पे 0 ईयर के लिए कितना था? 10,000। पहले साल के लिए कितना बढ़ा? प्लस 8,000 या सॉरी 800 प्लस 800 हमारा फर्स्ट ईयर के लिए बढ़ा। जब सेकंड ईयर के लिए कितना बढ़ गया? अब देखो यहाँ पे कितना बढ़ गया? 864। तो आप एक चीज नोट कर पाएंगे, पहले 800 बढ़ रहा था, फिर 864 बढ़ रहा है, तो क्या डिफरेंस सेम है? डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये हमारी एपी फॉर्म नहीं होगी। एक बार दोबारा से समझेंगे इस चीज को, मेरे को लगता है कि तुम लोगों को शायद समझ ना आया हो, तो एक बार दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? हमने देखा कि इंटरेस्ट 2 तरीके से लगता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब आपके जो अमाउंट आपने लिया है किसी से, या फिर ये कह सकते हो जो पैसे आपने किसी से उधार लिए सिर्फ उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। फिर आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है, पैसे के ऊपर पैसा ब्याज लगता है। तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर t, where t denotes टाइम। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने क्या किया? हमने आंसर निकाल लिया। हमने क्या देखा? फर्स्ट ईयर के लिए तो जो पैसा हमने उठाया वही है 10,000, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 800 रुपीज। सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आया? 11,664 टोटल अमाउंट आ गया जो हमें पे करना होगा। अब इस अमाउंट में इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया? 864। तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट बढ़ा 800, दूसरे साल के लिए बढ़ गया 864। ये तो गलत बात है, इंटरेस्ट तो सेम बढ़ना चाहिए था, सेम नहीं बढ़ रहा है तो वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। अगर इसी में कंपाउंड इंटरेस्ट ना देकर वो सिंपल इंटरेस्ट दे देता तो हमारा क्वेश्चन बन जाता, हम कहते कि ये एपी बनेगी। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहने वाला है हमेशा के लिए, राइट। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले रीड कर लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें किसी एपी की पहली 4 टर्म्स लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे 5 पार्ट हैं। हम 1 बाय 1 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। जो इजी पार्ट्स हैं वो हम एक एक ट्राई कर लेंगे। वैसे तो सारे इजी हैं, कुछ पार्ट्स हम ट्राई करते हैं, कुछ आप होमवर्क में खुद से ट्राई करके देखिएगा। जैसे पहला पार्ट इजी लग रहा है मेरे को, फिर भी देख लेते हैं। चलो इसमें क्या दिया गया है? a 10 दे दिया और d कितना दे दिया? d भी 10 दे दिया। और हमसे कहा गया कि आपको 4 टर्म्स ढूंढनी है। दैट सिंपली मीन्स हमें ढूंढना है a1 a2 a3 a4। ये 4 टर्म्स हमें ढूंढनी है। तो a1 तो ऑलरेडी गिवन है,
ये तो ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। जब A2 निकालना होता है तो दो तरीके से हम निकालते हैं, दोनों तरीके आप ध्यान से सीखिएगा। A2 क्या कोई भी टर्म आपको निकालनी होती है तो दो तरीके से निकलती है। A2 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस D, यानी कि पहली टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है, राइट। ये चीज हम सीख चुके हैं। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला आता है वो AN यानी कि A2 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। इस एक क्वेश्चन पे मैं दोनों तरीके अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि जो आप लोगों को कन्वीनियंट लगे आप उसको फॉलो कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे उनमें हम डायरेक्टली फिर सॉल्व करके देखेंगे। तो A2 निकालना है, यहाँ पे A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A1 कितना है 10, तो 10 प्लस D कितना है, D भी 10 है, तो A2 हमारा आ जाएगा 20। A2 यहां से निकालेंगे जब, ये तो यहां से आया, जब यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, A 10 प्लस 2 माइनस 1, D कितना है 10, तो 10 प्लस 2 में से बन जाएगा 1 इंटू 10 10, यहां से भी कितना मिला 20 मिला। A3 निकालते हैं। A3 निकालने के लिए हमारे पास अगेन दो तरीके, A2 प्लस D करो, A2 कितना आया 20, उसमें D ऐड करो 10, तो कितना मिलेगा 30। फिर A3 निकालने का दूसरा तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज A प्लस n-1 इंटू डी। जब A प्लस n-1 इंटू डी करेंगे तो यहाँ पे A कितना है हमारा 10 प्लस n कितना है 3 माइनस 1, D कितना है 10, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और हमें मिलेगा 30। तो इस तरीके से A3 भी निकाल लिया। अब A4 निकाल के देखते हैं। अगेन A4 को हम निकाल सकते हैं या तो A3 प्लस D करके या फिर A प्लस 3D करके। अब ये 3D कैसे आया, जब n-1 करते हैं दैट इज 4-1 करेंगे तो यहाँ 3D बन जाएगा। तो यहाँ पे अगेन देखते हैं A3 कितना था 30 प्लस 10, 30 में 10 ऐड करेंगे हो जाएगा 40। यहाँ पे देखो A कितना है 10 प्लस 3, D कितना है 10, अगेन इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 40। तो कहने का मतलब ये है कि आप तरीका कोई भी इस्तेमाल करें आपका आंसर सेम आएगा। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, इसका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे आंसर निकल के आता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसको रब करते हैं। अब एक पार्ट देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट 4। सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट 4 हम एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। पार्ट 4 में क्या दिया गया है हमें, a इज इक्वल्स टू -1 एंड d इज इक्वल्स टू 1/2, राइट जी, यही दिया गया है। हमें निकालना क्या अगेन, A1 A2 A3 A4। A1 तो ऑलरेडी गिवन है, ये तो यही हो गया। बात करते हैं A2 की। A2 निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। A कितना गिवन है -1 और D कितना है हाफ, तो -1 में आप हाफ ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट -हाफ मिलेगा। आप LCM लेके ट्राई करके देख सकते हैं। A3 निकालते हैं। A3 जब निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, A2 प्लस D। A2 कितना है -हाफ और इसमें D ऐड कर दो +हाफ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। इसी तरीके से A4 निकाल सकते हैं आप। A4 क्या होता है, A3 प्लस D। A3 कितना है 0 और D कितना है हाफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ। इस तरीके से हमने चारों टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिया। एक लास्ट पार्ट और करके देख लेते हैं इसका, पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या दिया गया है, A दे दिया हमें -1.25 और D हमें गिवन है -0.25, राइट। हमें A1 निकालना, तो ये तो A1 हो ही गया। बात करते हैं A2 की। जब A2 निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, A प्लस D दैट इज -1.25, इसमें ऐड करेंगे -0.25। अब क्योंकि दोनों की दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो ये ऐड हो जाएंगी और ये बनेगा -1.50, यानी कि -1.25 में -0.25 ऐड करेंगे तो ये बनेगा -1.50। अब A3 निकालते हैं।
A2 प्लस डी करके निकाल सकते हैं हम। A2 है माइनस के 1.50, उसमें ऐड कर देते हैं माइनस के 0.25, जब आप ऐड करेंगे मिलेगा माइनस के 1.75। इन दोनों टर्म्स को ऐड करके सिंबल वही लगा देंगे क्योंकि दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं। इसके बाद लास्ट बच जाता हमारा A4। A4 निकालने के लिए अगेन A3 प्लस डी कर लो, तो इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। A4 निकालना है तो A3 कितना आया माइनस के 1.75 और इसमें D ऐड कर दो माइनस के 0.25, जब इनको ऐड करोगे मिलेगा माइनस के 2.00। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर किए हैं। टाइम ज़्यादा ही लग गया क्वेश्चंस को करने में, लेकिन टाइम लगने से बेहतर है कि हमें ये पता चले कि चीज़ें सीखने को मिली या ना मिली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों को जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सभी समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।